नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेसिफिक स्टडी एरिया में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है हमारा बस्तियां, परिवहन और उसके बाद एक और जो हमारा बच जाता है वो है संचार। ये हमारा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 ही है। और ये अगर हम इसके लिए इम्पोर्टेंट के हिसाब से देखें तो ये उस हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है कोई जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए, लेकिन हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? बस्तियों के बारे में। फिर उसके बाद हम परिवहन के बारे में जानेंगे। परिवहन के बारे में चर्चा करने के बाद हम थोड़ी बहुत चर्चा संचार के बारे में करेंगे। तो ये हमारा कौन है? चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। तो ये हमारा मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, संचार और एक और हो जाएगा हमारा परिवहन। बस्तियां और परिवहन और एक हमारा हो जाएगा संचार यानी कि कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात कर लें बस्तियों के बारे में। बस्तियां अगर हम वैसे देखा जाए तो बस्तियां ज़्यादातर जो बस्तियां रहती हैं जहाँ पर हम रहते हैं वो क्या एक तरीके की स्थायी बस्तियां रहती हैं। मतलब जहाँ पर हमारा निवास रहता है वो हमारा स्थायी बस्तियां हो जाती हैं। अस्थायी बस्तियां भी हो सकती हैं। अस्थायी बस्तियों अगर आप देखना चाहो तो जो लोग झूम खेती करते हैं या फिर जिसके लिए झूम कृषि कहा जाता है, ज़्यादातर ये पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, लेकिन कई जगह ये झूम खेती होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ जिस क्षेत्र में खेती करना रहता है फिर वो उस क्षेत्र में खेती करने के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर बाद में 10-15 साल बाद वो वहाँ पर फिर दोबारा खेती करने लगते हैं जब तक कि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती रहती है। तो ऐसे क्या होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करते रहते हैं। तो वो उनकी एक तरीके की अस्थायी बस्तियाँ हो जाती हैं। अगर हम अपनी देखें तो अपनी जैसे हम जहाँ पर रहते हैं हमारा गांव है तो गांव हमारा क्या स्थायी बस्तियाँ हो जाती हैं। अगर हम शहर में रहते हैं तो वो हमारी शहरी बस्तियाँ हो जाएंगी और गांव में रहेंगे तो हमारी ग्रामीण बस्तियाँ रहेंगी। और अधिकतर ऐसा होता है कि जो गांव में रहते हैं वो अपने जो घर हैं वो प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं, और जो शहरों में रहता है वो बहुमंजिला इमारतें या फिर वो अपना इंजीनियर के द्वारा या फिर जो उनका जो साइंस के द्वारा जो उनका वो वैज्ञानिक तरीके से अपने घर बनाते हैं। लेकिन जो गांव में रहते हैं वो अपना प्रकृति के अनुसार बनाते हैं। तो ये हमारा का बस्तियां हो जाती हैं। बस्तियां मैंने बताया अस्थाई भी तो स्थाई भी। तो बस्तियां कौन सी हो जाएंगी? स्थाई और अस्थाई। अब स्थाई के बारे में जैसे जहाँ पर लोग रहते हैं स्थाई तरीके से वहाँ पर स्थाई हो जाएगा। अस्थाई में अगर आप देखो तो कौन? जो चरागाह रहती हैं, जो पशुओं को चराते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं किसकी? चराई के खोज में, जो उनके लिए जो चरागाह है उसकी खोज में। तो ये हमारा बस्तियां हो जाएगा। बस्तियों में भिन्नता हो सकती है। गांव की बस्तियां हो सकता है कि ज़्यादा विरल मात्रा में हो या फिर सघन मात्रा में ना हो। अगर आप शहरों में जाओगे तो घर बहुत बहुत पास बने रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनका जनसंख्या घनत्व हो जाता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं हो पाता। तो बस्तियां सघन और वो विरल भी हो सकती हैं। ज़्यादातर अधिकतर ऐसा होता है कि जो शहर की बस्तियां रहती हैं वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र या फिर सघन घर बने रहते हैं। और परिवहन के बारे में बात करें तो परिवहन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ परिवहन में क्या है? जो हमारा हो जाता है सड़क मार्ग। 4 इसमें मार्ग प्रमुख हैं, 4 प्रमुख हैं, उसमें से एक और प्रमुख हमारा सड़क मार्ग। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? जल मार्ग। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? रेल मार्ग। और चौथा हमारा हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? रेल मार्ग। और चौथा हो जाएगा जिसका आज बहुत ज़्यादा उपयोग हो गया है या फिर आज ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, वो हो जाएगा हमारा वायु मार्ग। अब परिवहन कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप प्रकृति या फिर बहुत प्राचीन समय में देखो तो जब क्या जैसे पहिए की खोज की मनुष्य ने, उसके बाद उसके लिए परिवहन आसान हो गया, एक जगह से दूसरी जगह आसान हो गया और वो पशुओं का इस्तेमाल करने लगा। पशुओं का इस्तेमाल हुआ, धीरे धीरे साइंस का विकास हुआ, विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ। इसके साथ साथ हमारे जो परिवहन के साधन हैं वो भी बदलते गए। पर जैसे हमारे लिए साइकिल आई, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल के बाद कारें आई, कारों के बाद अब हवाई जहाज भी आने लगे। तो परिवहन क्या हमारा
शुरू से निरंतर जिसका विकास हुआ, और अभी हम इतने विकास हो गया है कि अब हम वायु से भी यात्रा या फिर जो हवाई माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी आपने कई जगह देखा होगा कि आज भी परिवहन के लिए कई जगह किसका उपयोग किया जाता है, बैलों का उपयोग किया जाता है, ऊँटों का उपयोग किया जाता है, गधों का उपयोग किया जाता है। तो वो भी आज भी बरकरार है, आज भी हमारे लिए परिवहन के लिए। और जिस परिवहन में सबसे ज़्यादा मार्ग का ज़रूरत होता है वो क्या, सड़क मार्ग होती है। अधिकतर अगर आप देखोगे सड़क मार्ग हर जगह सुलभ हो सकती है। सुलभ का मतलब घर के द्वार तक भी सड़क मार्ग आ सकती है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि सड़क मार्ग के बाद दूसरा अच्छे सबसे साधन जो रेल मार्ग है, रेल मार्ग हो जाता है हमारा परिवहन का। लेकिन रेल मार्ग हर घर के आगे नहीं जा सकती। आपने ज़्यादातर ध्यान दिया होगा कि जो हाईवे के पास जो कई गांव बने रहते हैं वहाँ पर उनके घर से आगे से निकलती हैं सड़क मार्ग, और वहाँ पर बस रुकती भी हैं। तो सड़क मार्ग ज़्यादातर लोग इस सड़क मार्ग से यात्रा भी करते हैं। और रेल मार्ग एक अच्छा साधन है परिवहन के लिए, सस्ता, सरल और सुलभ। सुलभ ये मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा हो जाता है। सड़क और रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो पर्वतीय इलाकों से ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो सड़कों और रेलों का जाल बहुत ज़्यादा बिछा होगा। ऐसा इसलिए बिछा जाता है क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति अच्छी रहती है मैदानों की। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है यहाँ पर, और जिस बिहार है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो अगर आप सड़कों और रेलों का वो देखोगे तो अच्छा खासा जाल बिछ जाता है। लेकिन अगर आप कहीं सिक्किम चले जाओगे या फिर उत्तराखंड चले जाओगे या फिर अगर पूर्वोत्तर भारत में या अरुणाचल प्रदेश चले जाओगे तो वहाँ पर क्या, ये सब चीज़ों की जो मात्रा है, सड़क और जो रेल मार्ग का जो जाल है वो बहुत ही सीमित मात्रा में हो पाता है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति मुश्किल होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम दिन ब दिन सड़क और रेल मार्ग हर जगह पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें काफ़ी सफल भी हो रहे हैं। धीरे धीरे हम ज़्यादातर अधिकतर लोगों के लिए इससे जोड़ लेंगे। जल मार्ग, प्राचीन समय में देखा होगा कि जब इस वायु मार्ग का या फिर जिस हवाई जहाज़ों का जब विकास नहीं हुआ था तो आखिर दूसरे देशों से लोग या फिर तटीय इलाकों पर जो लोग जाते थे वो क्या, नाव के माध्यम से जाते थे। और जलमार्ग अगर हम देखें तो जलमार्ग दो प्रकार से हो सकती हैं, जिसमें एक अंतर्देशीय भी जलमार्ग हो सकती है। अंतर्देशीय में बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं वो भी हमारे लिए अंतर्देशीय में आ जाती हैं, जिनका मतलब जो हमारे अंदर जो देश के अंदर ही जो नदियों का जो जल है उसके द्वारा भी हम जल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, और अधिकतर होता भी है। और धीरे धीरे इस पर और प्रयास किया जा रहा है कि जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जो नदियों में जो जलमार्ग की व्यवस्था बन सकती है उसके लिए और बेहतर बनाया जाए, जो कि हमारे लिए अच्छा साबित होगा किसके, परिवहन की दृष्टि से। अब बात कर लेते हैं वायु मार्ग। वायु मार्ग अभी 300-400 साल या फिर 200-300 साल में कहूँ तो 200-300 साल पुराना ही अभी क्या नया जो अपना हवाई जहाज़ का जब विकास हुआ या फिर हवाई जहाज़ की जब लोगों ने इसको बनाया, इसका निर्माण हुआ और धीरे धीरे लोगों ने आकाश में उड़ने का प्रयास किया, और आज हम अच्छी खासी मात्रा में देखें तो बहुत सारे हवाई जहाज़ उड़ते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह तक जाते हैं और बहुत ही कम समय में हम यात्रा कर लेते हैं। अगर पहले हम देखें जलमार्ग से यूरोप तक जाते थे तो बहुत समय लग जाता था, महीनों लग जाते थे। आज हम देखें तो 7 से 8 घंटे में हम यूरोप के कई देशों तक पहुंच जाते हैं। अगर हम प्रमुख उनके बारे में बात करें, जो प्रमुख एयरपोर्ट हैं या फिर जो हवाई अड्डा हैं, तो उनके बारे में बात करें तो हमारा मुंबई हो जाता है, दिल्ली हो जाता है, और अगर विश्व की दृष्टि से बात करें तो न्यूयॉर्क हो जाता है, काहिरा हो जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे जो हमारे महत्वपूर्ण हवाई जो अड्डा हैं वो हो जाते हैं। हवाई अड्डा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम समय में यात्रा कर देती हैं, समय बचाने में महत्वपूर्ण रहते हैं ये हवाई जहाज़ या फिर जो हवाई वायु मार्ग रहता है। लेकिन ये आम लोगों तक या फिर जो आम आदमी तक ये सुलभ नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो इनकी जो इसमें जो अपना जो पैसा लगता है, रुपया लगता है, वो उनके लिए अनुकूल नहीं होता है और उतना वो व्यवस्था पैसों की नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो सड़क और रेल मार्ग से अधिकतर लोग अपनी परिवहन की जो यात्रा एक दूसरे से जो यात्रा करते रहते हैं वो हो जाता है परिवहन। संचार के बारे में बात करें, संचार की अलग अलग विधियाँ थीं। सबसे पहले मानव जब बोलना शुरू किया, बोलने के बाद उसने एक अपनी भाषा बनाई, भाषा बनाने के बाद एक लिपि बनाई, लिपियों से संचार हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने लिखना सीखा तो एक दूसरे से उसने संचार की व्यवस्था के धीरे धीरे चल के हमारा मोबाइल का विकास हुआ, फ़ोन का विकास हुआ, फ़ोन का टेलीफोन का विकास हुआ, टेलीफोन के बाद फ़ोन के बाद इंटरनेट, और अब संचार की व्यवस्था काफ़ी अच्छा मात्रा में पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और आज हम
इधर से बैठे बैठे अमेरिका से किसी नागरिक से बात कर सकते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। विज्ञान और तकनीक की सहायता से संचार संभव हो गया। संचार के कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन उपयोग के ऊपर है। अगर हम इसका उपयोग सही से करें कम्युनिकेशन का, तो हमारे लिए ये बहुत ही उपयोगी रहता है, और अगर हम इसका उपयोग सही से नहीं करते हैं तो ये दुरुपयोग रहता है। ये हमारा मानवीय पर्यावरण था, जिसमें हमने बस्तियाँ, परिवहन और फिर संचार के बारे में चर्चा की। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए वीडियो के शुरू में बताया नहीं रहता है, लेकिन ये हमारे लिए जानना आवश्यक रहता है। और इसमें अगर आपने नया भारत में जो नया परिवहन की दृष्टि से देखें, सड़क मार्ग की दृष्टि से देखें, तो जो नया एक्सप्रेस वे का निर्माण भारत में नया है और काफ़ी अच्छा है। अभी एक और बन गया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उत्तर प्रदेश में ही। और इसके बाद आपने स्वर्णिम चतुर्भुज नाम की योजना के बारे में सुना होगा, जो कि हमारे 4 प्रमुख शहरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो अपना योजना है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा सड़क में अच्छी खासी में जो लोगों की सुविधाएं हैं वो बढ़ी हैं। ये हमारा बस्तियाँ, परिवहन और संचार, इसी के साथ ये वाला हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। छोटा सा चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 7th के हिसाब से मैंने जो महत्वपूर्ण जो एनसीईआरटी में कवर किया गया है वो बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।